माय डियर लवली लर्नर्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग आप सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट होगा, है ना। कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है, राइट। तो बच्चों, अकाउंटिंग को आगे पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ उसके टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा, तभी हम इस अकाउंटिंग के सफर को आगे बढ़ा पाएंगे। और अकाउंटिंग होती क्या है, कैसे पूरा अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसको हम सीख पाएंगे, ठीक है। तो आइए, स्वागत है आपका मेरे साथ फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में, द इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्टडीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स के साथ। आइए गाइस, चलो। तो बच्चों, अकाउंटिंग में सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग करते हैं बिजनेस के लिए। किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए, राइट। तो बिजनेस के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है, जो सबसे बेसिक है, वो है हमारा प्रोप्राइटर, या हम उसको बोल सकते हैं ऑनर, ठीक है। तो बच्चों, ऑनर का मतलब हो गया मालिक। ऑनर का मतलब क्या हो गया? मालिक। अब देखो, कोई भी जो बिजनेस है, हम लोग ये बहुत ही कॉमन टर्म है, हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत ही न्यू टर्म्स हैं। कई टर्म्स आपको अकाउंटिंग में ऐसे मिलेंगे कि आपने पहले से कभी सुने होंगे, जरूर सुने होंगे आपने डे टू डे लाइफ में, बट हो सकता है कि मीनिंग आपको थोड़ा सा अनक्लियर हो या मीनिंग आपको पता ही ना हो, बट आई एम श्योर कि वो टर्म्स आपके लिए फेमिलियर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है हमारे लिए ऑनर। अब देखो, ऑनर क्या है? ऑनर वो पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, राइट। जो भी कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, अपनी कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई अपनी फर्म स्टार्ट कर रहा है, अपने बिजनेस नया शुरू करने जा रहा है, शुरुआत कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑनर। और ऑनर को अकाउंटिंग में जो ज्यादा फेमस टर्म है, उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। इसलिए हमने बोला द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस एंड बेयर्स द रिस्क ऑफ द बिजनेस इज द प्रोप्राइटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। अब स्टार्ट करने का मतलब क्या है? स्टार्ट करने का मतलब अल्टीमेटली पैसे से ही आता है ना। हर चीज किससे जुड़ी हुई है हमारी बिजनेस में? पैसे से। तो जो बिजनेस को शुरुआत कर रहा है, शुरुआत कैसे किया जाएगा? ऑब्वियस है, पैसा लगाएंगे उसमें, पहले कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रही होगी आपकी, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर, जो उस पैसा लगा रहा है, बिजनेस को शुरुआत कर रहा है। और देखो, जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जो उसकी शुरुआत कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है, रिस्क भी वही उठाएगा, रिस्क भी वही उठाने वाला है। तो जो रिस्क बेयर है उस बिजनेस का, वो कौन है? प्रोप्राइटर, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म हमारा हुआ प्रोप्राइटर, या उसको हम ऑनर भी बोलते हैं। अब देखो, प्रोप्राइटर पता चल गया। जैसे मैंने बिजनेस शुरू करना है, मैंने सोचा है आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज जो सबके दिमाग में आती है, वो क्या आती है? कोई बता सकता है? पैसा। वंडरफुल। क्या आता है? क्या मतलब है उस पैसे से? कि बिना पैसा लगाए कोई भी काम शुरू नहीं किया जा सकता, यही मतलब है आप लोगों का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पैसा लगाना है, ठीक है। बिजनेस को शुरुआत करनी है, यानी कि उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। अब जो पैसा लगा के हम बिजनेस को शुरू करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि हमने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा लगाया, उसको हम बोल रहे हैं कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका सेकंड, वो आपका क्लियर हो गया। अब ये कैपिटल लगाता कौन है? बिजनेसमैन लगाते हैं, या क्या बोल सकते हैं, अभी जो हमने एक नया टर्म पढ़ा था, ऑनर, या फिर प्रोप्राइटर, ठीक है। तो तीन टर्म्स हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्या है? एसेट। अब देखो, एसेट में क्या है? एसेट का मतलब, अगर हम इसको बिल्कुल ही नॉर्मल, अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँ, तो इसके लिए जो वन वर्ड आता है वो है हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या आ जाता है एसेट का मतलब? प्रॉपर्टीज। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। तो प्रॉपर्टीज किसकी? बिजनेस की प्रॉपर्टीज। तो जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट। क्या वर्ड आ गया उसके लिए? चलो, अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक इंस्टीट्यूट में बैठे हो, राइट। आप सब एक इंस्टीट्यूट में बैठे हो, बिजनेस है किसी के लिए तो बिजनेस है ना, राइट। तो चलो, आप जब यहाँ पे
आप जब एंटर करते हो बिजनेस मतलब कि ये ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में, आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं, क्या प्रॉपर्टीज आपको नजर आती है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टीज होंगी बिजनेस की? एग्जाम्पल बताओ, जो भी आपके। बेंच, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, क्या बोला आपने? टेबल्स, बेंच और एसी, टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर्स। तो ये सब चीजें क्या होंगी बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस की प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है? बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्योंकि जब ऑनर था, देखो अगर हम इसको एज ए स्टोरी पढ़े, ऑनर था, ऑनर ने कंपनी स्टार्ट की, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाया जिसको हमने कैपिटल बोला। अब जो वो कैपिटल उसने लगाई है, अब वो क्या पैसा आपका पड़े पड़े क्या आपका बिजनेस चल जाएगा क्या? मान लो कि भाई मेरे मन में आइडिया है कि भाई मेरे को अपना काम करना है, ठीक है, मैंने अपना काम करना है, मैंने स्टार्टअप करना है, मैंने पैसा ले लिया, अब पैसा मेरे पास पड़ा है, क्या पैसा पड़े पड़े सारे काम कर देगा? अब उस पैसे को हम लोग सर्कुलेट करेंगे ना, राइट? उस पैसे को हम चलाएंगे, किसके लिए चलाएंगे? फॉर बिजनेस ओनली, ठीक है। इसीलिए अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया? अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट परचेज प्राइमरीली फॉर बिजनेस यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस के लिए ही अगर आप उस एसेट को, उस प्रॉपर्टी को ला रहे हो, खरीद रहे हो, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? एसेट, बिजनेस का एसेट। कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे अभी आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि आपको इसी एक इंस्टीट्यूट में कितने सारे बिजनेस के एसेट्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो प्रिंटर्स हैं, ठीक है, फैंस है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, एल्यूमिनियम की जो फिटिंग्स वगैरह सब जो मतलब कि पार्टीशन करवाई गई, ये सब क्या हो गया? बिजनेस एसेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है आपके पास? लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो, एसेट और लायबिलिटी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एसेट और लायबिलिटी दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। कैसे ऑपोजिट है? एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है जैसे घर में एक बेटी है और एक बेटा है, ठीक है। घर में एक बेटी है और एक बेटा है। इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट एग्जाम्पल के रूप में आपको बस समझा रही हूँ, कोई इसको दिल पे मत ले लेना। आई डोंट वांट टू हर्ट एनी फीलिंग्स, ठीक है। तो हमारी जो फैमिली है ना, हम लोग बेटे को क्या मानते हैं? एसेट। ये तो हमारे पास ही रहेगा, हमारी सेवा करेगा, ठीक है। और बेटियों को लायबिलिटी। क्यों? पराया धन है। पुराने जमाने में सुनते होगे ना, बेटियां जो पराया धन है, आज है कल पराई हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एसेट क्या हो गया? जो हमारी प्रॉपर्टीज है, यानी कि बेटा, और लायबिलिटीज बेटियां हो गई, ठीक है। इनको शादी करके तो हमने भेज ही देना है। तो और एक चीज और स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एसेट तो है, अपनी प्रॉपर्टीज हमारे पास ही रहेंगी भाई, बिल्कुल कोई अपनी है, अपने पास ही रहेंगी, ठीक है, हमारी सेवा करेंगी। तो बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं वो भी सेवा ही करते हैं, सेल बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, है ना। आपके पास कोई एसेट है, कोई मशीनरी है, उसका क्या काम है? बिजनेस के लिए काम करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, आपकी सेल बढ़ेगी, सेवा ही तो हो रही है किस्म से बिजनेस की, ठीक है। और लायबिलिटीज, सिरदर्दी भी होती है ना कभी कभार घरों में। तो आपने अच्छा सुना ही होगा ना, घर में बेटियों की कितनी टेंशन होती है ना। बेटी है, कल को इसको पढ़ा लिखा देना है, उसकी शादी करनी है, कैसे होएगा, दहेज इकट्ठा करना है, वगैरह वगैरह, होता है ऐसा। तो हम कह सकते हैं कि लायबिलिटीज बिजनेस की वो सिरदर्दियां जो उनको बार बार एक तंग कर रही है, तंग कर बोल सकते हैं, तंग कर गया ये भी बोल सकते हैं, या एक टेंशन है दिमाग में, एक तो कह सकते हैं सिरदर्द। लायबिलिटी को कह सकते हैं सिरदर्द है हमारे लिए। हाँ, तो लायबिलिटीज मतलब सिरदर्द। क्यों सिरदर्द है? भाई किसी से पैसा उधार लिया हुआ है। अब आप बोलोगे उधार लेना क्यों पड़ता है? भाई चाहे छोटे स्केल का बिजनेस हो चाहे लार्ज स्केल का बिजनेस हो, कर्जे तो सबके ऊपर होते हैं। आप बिना कर्जे के कोई बिजनेस नहीं चला सकते, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा बिजनेस का दूसरा मतलब, जो हमने ऑनर पढ़ा उसके अंदर क्या पढ़ा? रिस्क बेयरर, जो रिस्क उठाने वाला है। तो यानी कि बिजनेस में रिस्क आपको उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है, आप उसको नकार नहीं सकते, ठीक है। सो अ लायबिलिटी इज अ डेट और ऑब्लिगेशन दैट अ कंपनी हैज टू पे, ठीक है। वो कर्जा जो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने अपना बिजनेस चलाया, आपने शुरुआत की, बिजनेस आपने चला दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका बिजनेस चल रहा है। अब उसके बाद का हमारा क्या प्लान होता है? इसको फैलाते हैं, बोलते हैं बिजनेस को बढ़ाओ यार, ऐसे बोलते हैं ना, बढ़ाओ बिजनेस को, खींचो इसको,
बोलते हैं। अब खींचने के लिए फिर हमारे पास फंड्स की कमी आती है। अब अपनी जेब से कितना फंड्स डालोगे भाई, पहले भी इधर से लिया, मम्मी से लिया, पापा से लिया, है ना, कोई रिश्तेदारों से भी पकड़ लिया, बट कब तक कोई देगा। तो अल्टीमेटली सोर्स क्या रहता है फिर, लोन। बैंक के पास जाओ, लोन ले लो। तो जो लोन आपने ले लिया है, क्या बैंक आपको छोड़ देगा, फोन करेगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सिरदर्द है। अच्छा आप एक सिंपल सी बात बताओ, आपने अगर किसी के 15,000 भी उधार लिए हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपने किसी से 15,000 भी उधार लिए, उसका फोन बज जाता है, टेंशन होती है, शक्ल देखने वाली होती है उस टाइम पे, होती है ना, यार इसका फोन आ गया, है ना, होता है। तो कहने का मतलब, तो मैंने गलत तो नहीं बोला है, लाइबिलिटी मतलब सिरदर्द, सिरदर्द बोल सकते हैं ना उसको। तो ये जो मतलब है कि वो ऑब्लिगेशन है आपके लिए, एक डेट है, कर्ज है कि आपको चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू हैव परचेज्ड अ मॉनिटर ऑफ ₹5,000 फ्रॉम सुधीर, ठीक है, एंड प्रॉमिस टू पे आफ्टर 7 days। और आपने क्या वादा किया है कि भाई 7 दिन में ना तेरे पैसे चुका दूंगा मैं, 7 दिन में तेरे पैसे चुका दूंगा। किससे उधार करके आए हो, सुधीर से। अब सुधीर क्या करेगा, फोन करेगा, आपका ध्यान रखेगा, रखेगा कैसे हो, कहाँ पे हो आजकल। और अगर इस 7 दिनों में अगर आप उसको बिल्कुल 5 दिन उसको दिखो ही ना, टेंशन उसको भी हो जाएगी, भाई दिख नहीं रहा है, पैसे लेने थे, पैसे मेरे, होता है ना ऐसा। तो वही चीज है, ठीक है। तो ये हमारी सुधीर के प्रति क्या बढ़ गई, 5,000 रुपए की लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसको हम इसलिए क्या बोल रहे हैं, लाइबिलिटी। अच्छा, एसेट और लाइबिलिटी में कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है एकदम, ठीक है। अब अगला आते हैं, देखो डेटर्स और क्रेडिटर्स, इनको समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश के वर्ड के हिसाब से चलते हैं, लास्ट में क्या लगा हुआ है, OR, क्या लगा हुआ है, यहाँ से क्या पता चलता कौन होंगे ये, वेरी गुड, क्या होंगे ये, कोई पर्सन है। अब कैसे पर्सन है, ठीक है, देखो ये कैसे पर्सन है, उसके लिए ना जो पिछले हमने जो 2 टर्म्स पढ़ी हैं उनसे इसको रिलेट करेंगे। इससे पहले क्या टर्म पढ़ी हमने, लाइबिलिटी, उससे पहले क्या पढ़ा, डेटर को मैं आप सिर्फ एक बता देती हूँ कि इसको हम बोलते हैं एसेट। क्यों बोलते हैं अभी हम इसको बात करेंगे, सिर्फ बता रही हूँ। डेटर्स मतलब एसेट, क्रेडिटर्स को बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। अब क्यों बोलते हैं उसको समझते हैं। देखो डेटर्स का मतलब है जो हमसे उधार करके चला गया, जो हमसे उधार करके चला गया। एक बात बताओ, आपने नया बिजनेस शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या मोटिव होगा आपका बिजनेस स्टार्ट करने का, पैसा कमाना है, कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए शुरुआत में बिजनेस के लिए क्या बढ़ानी जरूरी है, गुडविल बनाएंगे। अब गुडविल कैसे बनाओगे, कभी कभार तो ऐसे केसेस आएंगे ना कि जैसे उधार करना पड़े। एक बात बताओ, आप उधार ले सकते हो तो क्या आप बिजनेस में उधार दोगे नहीं किसी को, अगर उधार लेंगे तो देना भी जरूरी है, यही तो बिजनेस है, उधार लेना और देना दोनों ही उसमें जायज बातें हैं। आप सोचो कि नहीं भाई मैं तो एक पैसे का किसी को उधार नहीं करूंगा, इज इट पॉसिबल, क्या शुरुआत में पॉसिबल है, शुरुआत में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, बिजनेस को भाई अभी चलाना है, अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, बिजनेस में मार्केट में अपना दिखना है खुद को, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो आपसे कोई पर्सन आया, कोई बंदा आया और आपसे उधार करके चला गया, आपने उसको सामान दे दिया और सामान दे के आपने उसको बोला कि कोई बात नहीं ले जाओ, कोई बात नहीं आराम से दे देना, होता है ऐसा, सबके साथ होता है। अब वो जो आपका पैसा ले गया, सॉरी सामान ले गया और उसने आपको पैसे अभी तक नहीं दिए, ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहले आपका ख्याल रखा जा रहा था, अब आप किसी का ख्याल रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे। तो जो पर्सन आपसे उधार करके चला गया है, यानी कि जो आपको पैसा लौटाएगा वो आपके लिए क्या बन गया, डेटर, और डेटर यानी कि एसेट। अब एसेट क्यों हुआ आपका, पैसे आने, पैसे आने, इसलिए हमने उसको एसेट बोल दिया। क्यों बोला एसेट उसको, आप उसका ध्यान रख रहे हो ना अच्छे से, है ना, जब चाहे उसके घर पे चाहे चाय पानी के लिए भी चले जो आपको मना नहीं कर सकता, अंदर से चाहे दिल पे पत्थर रख के आपकी आओ भगत करेगा बट वेलकम जरूर करेगा आपको, होता है ऐसा, होता है ना। कभी आपको टेंशन है तो कभी आप भी तो टेंशन दोगे ना, गिव एंड टेक, ठीक है। तो ये डेटर्स कौन हो गए, वो पर्सन जो हमारी कंपनी का पैसा लेके रखे हैं, जिनसे हमने पैसा लेना है, ठीक है।
एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तरुण हैज परचेस्ड गुड्स वैल्यूइंग ₹50,000 फ्रॉम यू ऑन क्रेडिट, सो हेयर तरुण विल बी योर डेटर। क्या बोल रहा है वो कि तरुण आपसे कुछ गुड्स ले गया 50,000 रुपए के, ऑन क्रेडिट मतलब उधार कर गया। उधार कर गया, उधार कर गया तो मतलब पैसा बाद में देगा, पैसा बाद में आएगा, एक उम्मीद है कि पैसा वो हमारा दे देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तरुण क्या हो गया, डेटर हो गया। और डेटर यानी कि एसेट हो गया। क्लियर हो गया कि डेटर कैसे उसको एसेट बोलेंगे और वो क्या उसका कॉन्सेप्ट है। अब वैसे ही उसके ऑपोजिट में आ जाते हैं। डेटर्स का ऑपोजिट क्रेडिटर्स, एसेट का ऑपोजिट लायबिलिटी, डेटर्स का ऑपोजिट क्रेडिटर्स। अब अगर बताओ डेटर्स एसेट हैं तो क्रेडिटर्स क्या होंगे, लायबिलिटी। अभी बताया भाई, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो क्रेडिटर्स क्या हो गए, लायबिलिटी। अब डेटर्स मतलब जिनसे पैसा लेना है, तो क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा देना है। ठीक है, पहले हम किसी का ध्यान रख रहे थे, अब कोई हमारा ध्यान रख रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ध्यान रख रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हो गए हमारी लायबिलिटीज। ठीक है, कभी कोई हमसे उधार कर गया, कभी हमने किसी से उधार ले लिया, तो ऐसी चीजें बिजनेस में चलती रहती है। तो ये लायबिलिटी, ये क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। अच्छा, अब इस तरुण के एग्जाम्पल को देखते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं। देखो, तरुण हमारे लिए क्या है, डेटर्स। तरुण हमारे लिए क्या है, डेटर्स है, मतलब हमारे लिए वो लायबिलिटी है, डेटर्स फॉर अस। ठीक है, हम तरुण के लिए क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, तो हम तरुण के लिए क्या है, वी आर लायबिलिटी, यानी कि क्रेडिटर फॉर तरुण। ये समझ आया, क्योंकि अकाउंटिंग दोनों ही कर रहे होंगे ना, अकाउंटिंग दोनों ही कर रहे होंगे। अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो कोई पेपर भी तो अच्छे से बना रहा है आपके लिए। ठीक है, अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो तो कोई आपका टेस्ट लेने के लिए भी उतना तैयार है। ठीक है, अगर आप सेल कर रहे हो तो दूसरा परचेज कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, कौन डेटर रहेगा और कौन क्रेडिटर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो कोई, अच्छा पहले मुझे बताओ, रेवेन्यू आप सबने सुना हुआ पहले से वर्ड, सुना ही है ना। अच्छा, कहाँ सुना, कोई बच्चा बताओ कहाँ सुना है, सेल। और कहाँ सुना हुआ है, ये बताओ सुना कहाँ होगा आपने ये वर्ड, जो पैसा आता है। ठीक है, मूवीज वगैरह में भी आपने काफी बार ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू, और उसके बाद है नेक्स्ट टर्म आपका इनकम। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मेरा बिजनेस है, मैंने सेल किया बिजनेस में, मैंने कोई चीज बेची और बेचने के बाद जो मुझे पैसा आ गया, ठीक है, मैं उसको घर ले जाऊं, क्यों, मेरा पैसा, मेरा प्रॉफिट है, क्या वो मेरी प्रॉफिट है वो मेरा, नहीं, प्रॉफिट क्यों नहीं है, हाँ अभी खर्चे निकालने बाकी हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू इज नॉट योर टेक अवे प्रॉफिट, बोल सकते हैं इसको। तो रेवेन्यू में काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो रेवेन्यू कभी भी हमारा प्रॉफिट नहीं होता जिसको आज हम घर ले जाएंगे। तो रेवेन्यू क्या हुआ, उसको बोलते हैं सिर्फ इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम सेल्स, जो आपने सेल किया है। ठीक है, जो भी आपका जिस चीज का बिजनेस है आपका, उस बिजनेस के रेगुलर नेचर से जो आपको सेल कर रहे हो, उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है, जो मनी इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए क्या बोला गया, रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, दैट बिजनेस रिसीव्ड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस को अपनी गुड्स या सर्विसेज बेचने से जो पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्यों बोला गया, देखो बिजनेस दो ही चीजों का होता है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज। ठीक है, गुड्स मतलब आप चीजों का व्यापार कर रहे हो। ठीक है, और सर्विसेज मतलब आप अपनी कोई सुविधाएं किसी को उपलब्ध करवा रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, जियो सर्विसेज अपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे रहा है, नेटवर्किंग सर्विसेज दे रहा है, और
भाई रियल लाइफ में बताओ आपको और कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो क्या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आप ले रहे हो, किसी की बस में बैठ के आप सवारी कर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, वो क्या कोई चीज दे रहा है आपको? कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा ना, अपनी सर्विसेज दे रहा है। अब आप यहाँ खड़े हो, आई एम योर टीचर, आई एम टीचिंग यू, तो ये भी तो सर्विस होगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या डॉक्टर कुछ दे देता है आपको? अपनी कंसल्टेंसी, आपको कंसल्ट ही तो करता है ना, तो सर्विस होगी। एडवोकेट के पास जाते हो, एडवोकेट क्या देता है आपको? अपनी सर्विसेज देता है। क्या वो कोई प्रोडक्ट दे रहा है ना? अब टीचर को कोई प्रोडक्ट तो नहीं देते, ये लो बेटा इसको रात को गोली अकाउंटिंग की खा लेना, सारी जनरल एंट्रीज और सब अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस हम दोनों चीजों का कर सकते हैं, एक गुड्स का और दूसरा सर्विसेज का, ठीक है। और पैसा हम दोनों से कमा सकते हैं, कई सर्विसेज इंडस्ट्री में है, कई गुड्स इंडस्ट्री में है, और दोनों से बहुत अच्छा कमा रहे, कई दोनों ही सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रहे हो, आप अपना सर्विसेज बेच रहे हो, दोनों से आपको अपने मतलब कि आपके कस्टमर्स होंगे, उन कस्टमर से जो आपको पैसा आएगा उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, उसको हम क्या बोलेंगे? या सिंपल आप याद रखो सेल्स, क्या बोलते हैं? सेल से जो आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेल्स, सर्विस प्रोवाइडेड, फीस अर्न, इंटरेस्ट, ये सब फैक्टर्स हैं जिनसे हमें मनी इनफ्लो हो सकता है, ठीक है। फीस अर्न मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपसे मुझे फीस आएगी, वही रेवेन्यू है। आपने बैंक में अपना एफडी करवा रखी है, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उससे आपको जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या है? आपके लिए रेवेन्यू है, ठीक है। आपके कुछ कस्टमर्स हैं, उनसे जो पैसा आएगा वो आपके लिए रेवेन्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इनकम। नेक्स्ट क्या है? देखो, इट इज द सम ऑफ ऑल द वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, पेमेंट्स, जितने भी हमारे और टाइटल्स हैं, in the form of earnings received in a given period of time। क्या होगा कि ये जितनी भी हमारी अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी अर्निंग्स हैं, इसमें से हम अपने खर्चे अगर हम मतलब कि खर्चों को निकाल दिया जाए, जो ऊपर हमने रेवेन्यू टर्म पढ़ा, इस रेवेन्यू में से अगर हम अपने खर्चे निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? इनकम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या था? मान लो कि मैंने ये फोन का अपना बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का, ठीक है। फोन है, फोन मैंने सेल किया और ये सेल करने पे मेरे को 80,000 रुपीज आया। कितना आया? क्या ये मेरी कमाई है? ये इनफ्लो ऑफ मनी है, कभी खाली पैसा आया। अब इसमें से कमाई कैसे ढूंढूंगी मैं अपनी? मैंने भी तो उसको खरीदा होगा, सबसे बड़ा एक्सपेंस तो वही हो गया जो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी। मान लो भले मैंने 80 में बेचा है, बट मैंने भी जब खरीदा होगा पैसा तो मैंने भी दिया होगा। अब मान लो कि मैंने 80 में बेचा है, मैंने 60 में इसको खरीदा था, तो वहीं से एक कॉस्ट तो आपकी वहीं से कटिंग होगी कि भाई आपने भले 80,000 अभी आपके पास आया है, बट पहले 60,000 रुपए मैंने इसके लिए दिया भी है। कितना रह गया अब? 20,000। इस 20,000 में भी और भी काफी सारे आपके फैक्टर्स होंगे, जैसे आपके शोरूम का जो बिल्डिंग है इसका रेंट जाता होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जाता होगा, आपके स्टाफ को सैलरी जाती होगी। तो कुल मिला के आप जितनी भी सेल करते हो एक पीरियड में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी आप सेल करते हो, गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब मंथ वाइज आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हो, ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें जितनी भी आपके पास सेल हुआ है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसमें से आप अपनी कॉस्ट निकाल दो, अपने खर्चे निकाल दो, तो हम क्या बोलते हैं? इनकम। तो इसलिए इनकम का क्या फॉर्मूला हुआ? इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ कि रेवेन्यू अलग है और इनकम अलग है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्म आया आपका एक्सपेंस, यही आपका नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इनकम इज समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड रेवेन्यू। कह रहे हैं कि इनकम को कभी कभार रेवेन्यू की जगह भी यूज किया जाता है, ठीक है। कई कई केसेस में यूज कर सकते हैं, बट अभी आप लोगों को डिफरेंस एकदम क्लियर है, डिफरेंस आपको एकदम क्लियर है। क्लियर है आपको? एक्सपेंस अगला क्या है? तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट टू जनरेट इनकम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितनी भी कॉस्ट आपको लगी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था 80,000 आपने फोन बेच के आपके पास मनी इनफ्लो हुआ, बट पहले आपने कुछ पैसा खर्चा होगा, है ना। इस फोन के लिए कुछ कीमत आपने भी तो चुकाई होगी ना, पहले जब आप फोन खरीद के लाए होगे, तो वो कीमत कितनी थी? 60,000 रुपीज। कितनी थी? ठीक है। तो आपके पास ये जो आपका 60,000 था, ये था आपका
एक्सपेंस, कॉस्ट। तो हम कॉस्ट को बिजनेस में एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। कॉस्ट को क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस सिंपल यानी कि आपके खर्चे, यानी कि आपके, अब बिजनेस के और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? जगह का रेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, वेजेस देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इंटरनेट का बिल है, ठीक है, जो क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसको आप पैसा देते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? एक्सपेंस हो गए। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके अलावा अभी जो हमने एसेट और लायबिलिटी अभी टर्म्स पढ़े हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में अभी हम इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। हमने वर्ड्स पढ़े थे एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब एसेट को देखते हैं। एसेट जो भी हमारे बिजनेस में एसेट्स होते हैं ना, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स, क्या हो जाता है? फिर एक आपका होता है करंट एसेट्स। अब देखो एसेट्स क्या है, आपको पता चल गए, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है। दोबारा से वर्ड रिपीट कर रही हूँ, क्या होती है? बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टीज। अब देखो जो हमारी प्रॉपर्टीज है ना, उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? हम लोग उसको इस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस में वो एसेट यानी कि वो प्रॉपर्टी कितने समय तक रहेगी, ठीक है। आपके बिजनेस में अगर कोई आपका एसेट है या प्रॉपर्टी है, वो 1 ईयर तक रहता है, खाली एक फाइनेंशियल ईयर या एक अकाउंटिंग ईयर तक रहता है, तो हम उसको बोलते हैं करंट एसेट। क्या बोलते हैं? करंट एसेट। और अगर 1 साल के बाद भी रहता है तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट, ठीक है। एक डिफरेंस आपका ये हो गया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो आपके जो ऑफिस है, जो आपका बिजनेस है, उसके लिए आपने एक बिल्डिंग तो होगी ना आपकी कोई अपनी, या भले रेंटेड होगी, या आपका जो भी वर्क प्लेस है, ठीक है, चाहे वो आपका अपना है चाहे वो रेंटेड है तो बिल्डिंग है। अब एक बात बताओ, बिल्डिंग 1 साल तक रहेगी बिजनेस में या 1 साल से ऊपर भी रहती है? ऑब्वियस है, हम रोज रोज तो अपनी बिजनेस की ऑफिस या बिल्डिंग है उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो ये आपके हो गए फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इवन आपके वहां जो और भी मशीनरीज है आपके बिजनेस में, मशीनरीज और कौन कौन सी हो सकती हैं? आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपका प्रिंटर हो गया, आपका फर्नीचर हो गया। क्या हम इसको रोज रोज बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। ये तो अगर आपने अभी खरीदे हैं, अगर अभी आपने इनके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑब्वियस है 3 4 साल 5 6 जितना भी चलेगा वो चलेगा। एसी आपने लगाया है तो ये आपके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सेशन खत्म हुआ, आपके एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, अगले अकाउंटिंग ईयर जब शुरू हुआ फाइनेंशियल ईयर, नया एसी लगा दिया। क्या ऐसे करते हैं हम लोग? नहीं। तो ये आपके हो गए फिक्स्ड एसेट्स, ये आपके क्या हो गए? अब करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स में हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक आइटम। क्या बोलते हैं? स्टॉक आइटम मतलब वो प्रॉपर्टीज जिनको आप बेच दोगे। मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लोग बेचते हैं, फोन हो गया, टीवी है, एसी, फ्रिज वगैरह, ठीक है। अब इस शोरूम में जो आपका बिजनेस है, कुछ फर्नीचर, कुछ चेयर, एसी या टीवी स्क्रीन, कुछ तो ऐसा होगा जो आपने अपने लिए रखा होगा, ठीक है। अब मान लो आपने एक टीवी पैनल लगाया है जिसमें आप सीसीटीवी कैमरा के फुटेज वगैरह देखते हो और आप बेचते भी हो टीवी, तो क्या वो जो टीवी आपने अपने लिए लगाया है, क्या आप उसको बेचोगे? नहीं बेचोगे ना आप उसको। वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट हो गया, वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट हो गया। और जो बाकी टीवी लगे हुए हैं डिस्प्ले के लिए जो आप बेच दोगे, वो आपके करंट एसेट है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है तो आपकी है ना, बट क्योंकि वो करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है? वो 1 साल के अंदर अंदर वो चला जाएगा और आप उसको अपने पास रखोगे नहीं, आप उसको अपने पास रखे नहीं रखोगे। क्यों भाई? बेचोगे तो ही तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, सेल करोगे, सेल से तो इनकम आने वाला बिजनेस को, ठीक है। तो और ऐसे आपका हो गया कैश इन हैंड। कैश इन, जो बिजनेस का आपका अपना पैसा है, चाहे वो आपके पास पड़ा है, ठीक है, या फिर वो पैसा आपके बैंक में पड़ा है तो आपका अपना पैसा है ना, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है तो यानी कि वो करंट एसेट। अब करंट एसेट क्यों है?
भाई कैश आज 100 रुपए है, हो सकता है कल 5,000 हो जाए, हो सकता है 0 भी हो जाए, तो वो एक साल के अंदर काफी बार चेंज होती रहेगी, फिक्स नहीं रहने वाली है। क्या फिक्स रहेगी कैश? तो इसलिए इसको करंट एसेट बोल दिया। क्या बोल दिया? करंट एसेट। और इसमें एक और एसेट अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, डेटर्स। क्या बोलेंगे? डेटर्स, जिनसे हमने पैसा लेना है। अब मान लो किसी को आपने 15,000 का उधार किया, तो क्या 15,000 का उधार इतनी बड़ी रकम है क्या वो पूरा एक साल से ऊपर का टाइम लेगा? और इतना तो आप भी नहीं दोगे, है ना? आप तो जान ही खा जाओगे भाई, 15,000 के तूने एक साल से ऊपर लगा लिया, इतना तो आप भी सब्र नहीं करोगे। तो ये जितने भी एसेट्स हैं, ये कौन से एसेट हो गए? करंट एसेट्स। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारे पास रहेंगे, ठीक है, वो क्या हो गए? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो सिमिलरली इसके साथ आपके पास कुछ लायबिलिटीज होती हैं, उसको भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो दो टाइप्स की लायबिलिटीज भी हो जाती है हमारे पास। एक को हम बोलेंगे करंट लायबिलिटीज, और एक हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आप करंट को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोलोगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब जैसे इसका क्राइटेरिया था ना एक साल के अंदर अंदर, वैसे ही उसका है। ठीक है, तो देखो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। क्या लिख देंगे? अब ऑब्वियस ही बात है, आपने किसी को 15,000 रुपया देना है, तो क्या आप एक साल से ऊपर का टाइम लोगे? तो ये आपके क्रेडिटर्स हो गए करंट लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और क्या हो सकती हैं? देखो ये तो था छोटा कर्जा जो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। अब कुछ होते हैं बड़े कर्जे, जैसे मैंने आपको बोला आपको बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए आपने बैंक से लोन ले लिया। अब एक बात बताओ, बैंक से आप लोन लोगे, कितने का लोन लोगे? 8-10 लाख से कम तो कोई भी नहीं लोगे, है ना? और ये लोन को चुकाने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको? 2 साल। और आपको पता होगा बिजनेस के लिए जो बड़े अमाउंट के जो लोन लिए जाते हैं वो कम से वो 20-20, 25-25 साल भी चलते हैं। तो ये सारे कहाँ चले गए? लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। तो इसको बोल सकते हैं लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज के और जितने भी और जो टाइप्स हैं और क्या क्या उसमें आइटम्स होते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, जैसे जैसे हम आगे अकाउंटिंग को बढ़ाएंगे तो उसमें हम और न्यू टर्म्स भी हम उसमें ऐड करते रहेंगे। बट अभी इन टर्म्स के साथ यू आर रेडी टू गो विद योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स आपके काफी हैं कि हम लोग आगे बढ़े, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीख सके और जर्नल एंट्रीज की ओर बढ़ सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग इसको दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट किसी को?